अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका लेक्चर नंबर 13 अभी हम स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अभी हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज का बायस बनते हैं, मतलब जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो सकती है। वो 4 फैक्टर्स हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर नंबर 1 है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज भी आप लिख सकते हो। फिर थर्ड नंबर पे शील्डिंग इफेक्ट या इसका दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है। फोर्थ नंबर पे स्पिन पेयर रिपल्शन। इन 4 फैक्टर्स की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी चेंज हो सकती है। मैं यूं कह सकता हूं कि इन चारों में से अगर कोई एक चीज़ भी हम चेंज करेंगे तो उनकी वजह, इन चारों में से किसी एक जिसको हम चेंज करें उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो सकती है। तो अब सबसे पहले फैक्टर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं जो कि न्यूक्लियर चार्ज है। तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियर चार्ज का पता होना चाहिए। बेसिकली नाम से हमें पता चल रहा है, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जैसे कि मेरे पास, मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिखी हैं। मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही प्लस चार्ज होगा। इट्स मीन के हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना होगा, वो +1 होगा। बेशक यहाँ आप लिख भी लो, ये क्या है, +1 न्यूक्लियर चार्ज है किसका, हाइड्रोजन का। आसान अल्फाज में जितना भी किसी एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज होगा। इसी तरह से मेरे पास ये हीलियम एटम है, उसके 2 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। इट्स मीन का इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो +2 होगा। कौन सा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो एक बात याद रखो, किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अट्रैक्शन वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। अब आप खुद देखो, इसका न्यूक्लियर चार्ज +1 है तो यहाँ एक प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 2 है। इट्स मीन के न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। पहली बात यही लिखी हुई है कि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, जो कि यहाँ +1 है यहाँ +2 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मीन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन तब ज़्यादा होगी जिस केस में एटम के न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अब आपको ये बात भी पता होगी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम है तो इट्स मीन के न्यूक्लियर चार्ज कम है तो अट्रैक्शन भी कम होगी। जैसे अगर इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 1 है और यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन भी कम होगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, मतलब न्यूक्लियर चार्ज +2 है, ज़्यादा है इससे, तो इट्स मीन कि यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट भी यही लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये साथ इसको फर्दर ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। कैसे भला, अगर यहाँ +1 चार्ज है तो ये इतनी फोर्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा जितनी फोर्स के साथ इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी उतनी ज़्यादा चाहिए। यही बात लिखी हुई है। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो बेशक आप यहाँ ये रिलेशन भी लिख सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके भला, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेशन देख रहे हैं। तो एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि आयनाइजेशन एनर्जी उस एटम की ज़्यादा होगी जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम सारों का रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी के साथ देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन्ड बाय कूलम लॉ। कूलम लॉ भी बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है
कि न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है, और वो अट्रैक्शन तब ज़्यादा होगी जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी होगी। तो ये चारों पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। फिर सेकंड नंबर पे जो फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। इसका अक्रॉस अ पीरियड, मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तब क्या इफेक्ट होता है, और जब टॉप टू बॉटम मूव करते हो तब क्या इफेक्ट होता है, दोनों इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले अक्रॉस अ पीरियड, मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो ना तब क्या इफेक्ट होता है एटॉमिक रेडियस का आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, ये लिखा हुआ है। अब हमने लेक्चर नंबर 12 के अंदर भी देखा हुआ है कि एटॉमिक साइज जितना ग्रेटर होता है ना उतना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन उतनी कम होती है। जब अट्रैक्शन कम होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उतनी ही। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ गया ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज के साथ या एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। अभी मैंने आपको बड़ी सिंपल सी एक बात बता दी है कि जब एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होगा ना तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी का कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। मैं आसान अल्फाज में यूँ कह सकता हूँ कि उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी जिसका एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, और उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होगी जिसका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होगा। इन्वर्स रिलेशन है, मतलब एटॉमिक रेडियस स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ग्रेटर है तो आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होगी। या अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। किसका भला, एटॉमिक साइज और या एटॉमिक रेडियस का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें ना तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज स्मॉल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो जैसे ये दोनों सेम पीरियड में है तो इसमें इसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1, इसका न्यूक्लियर चार्ज +1 है, इसका +2 है। तो वो एलिमेंट जो राइट साइड पे होते हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जो मेरे पास ट्रेंड होगा आयनाइजेशन एनर्जी का लेफ्ट टू राइट या इन द पीरियड, वो क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात लिखिए कि एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज कम, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो इसको आप यूं कंसिडर कर सकते हैं, इस पे इसके पास एक प्रोटॉन है, इट्स मीन कि इसका पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेगेटिव चार्ज भी 1 है। और सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए राइट साइड पे आपके पास कौन सा आता है, हीलियम। हीलियम के पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, वो 2 है, इसको मैं +2 लिख देता हूँ, +2 चार्ज है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज भी 2 है। तो आप खुद देखो +1 और -1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, अट्रैक्शन कम होगी। जहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसका साइज स्मॉल होगा। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे। तो वो एलिमेंट जो राइट साइड पे होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। अब इसका एटॉमिक साइज या रेडियस स्मॉल है ना, तो इसका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से साइज कम हुआ है। यही बात लिखी है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। कब, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा, उस केस में जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यही बात लिखी हुई है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। बिल्कुल इसके अपोजिट आपके पास इन द ग्रुप्स, अगर हम ग्रुप्स में मूव करें, मतलब टॉप टू बॉटम मूव करें, डाउन द ग्रुप्स, तो तब क्या होगा, सेम इसके केस उल्ट हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें ना, तो मैं चलो यहाँ एटम ड्रा कर देता हूँ। ये अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से नीचे आता है लिथियम। लिथियम के, चलो लिथियम को मैं यूं लिख देता हूँ, उसके प्रोटॉन्स लिख देता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो उसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज 3 है। उसका ये न्यूक्लियस है अगर, और फर्स्ट ऑर्बिट में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेकेंड ऑर्बिट में लिथियम के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब आप खुद देख लो, टॉप टू बॉटम मूव करते हुए नंबर्स ऑफ शेल्स बढ़े, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज भी बढ़ गया। जब एटॉमिक साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जब डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है और यहाँ पे अट्रैक्शन कम है। जहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप बिल्कुल नहीं होगी या बहुत बहुत कम होगी। बिल्कुल नहीं ना होना तो कह ही नहीं सकते, बहुत कम होगी, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही आसान है। ये बात लिखी हुई है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा। जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो कम एनर्जी प्रोवाइड करके भी इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस की ग्रिप से हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो ये अगर आप पॉइंट याद कर लो तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, इधर क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। इधर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इधर लिख दो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। इधर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज तो इधर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो ट्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होंगे? लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज और टॉप टू बॉटम मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल ये ट्रेंड्स है। और एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का इफेक्ट भी मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पे बता दिया है कि न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है और एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशन है। फिर उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आपको ये बात पता है, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट होती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है कि न्यूक्लियस और इस जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान जितनी अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, उतनी अट्रैक्शन नहीं होती। किन की वजह से? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से। तो आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान अट्रैक्शन का कम हो जाना किन की वजह से? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से। इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब आपको ये बात पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या रहती है? सेम रहती है। टॉप टू बॉटम मूव करते हुए वो चेंज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है? इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुल न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके कहने का ये मतलब है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बेसिकली जो मैंने अभी बात बता दी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितनी अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, उस अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यही बात लिखी है। इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड मतलब कम करते हैं अट्रैक्शन को। किसके दरमियान? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुल न्यूक्लियर चार्ज। फुल न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि जितना न्यूक्लियस को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए ना, उस फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता। ठीक है। और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में एक फ़र्क है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिकली किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होता है ना, वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये बात तो हो चुकी है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो टोटल चार्ज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज इसका +1 है, इसका +2 है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें से शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो अट्रैक्शन कम हो रही है ना, या शील्डिंग इफेक्ट को कम करके जो रिमेनिंग चार्ज होता है ना, उसका हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो ना, एक चार्ज ओवरऑल है। फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉन पे किसी न्यूक्लियस पे +10 चार्ज है। इट्स मीन कि उसका टोटल चार्ज +10 है, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से कुछ चार्ज कम हो गया। और वो चार्ज कितना हो गया? कम हुआ, मैं सपोज कर लेता हूँ 10 में से 3 जो चार्ज है ना, +3 चार्ज, वो कम हो गया। तो जो रिमेनिंग चार्ज होगा ना, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। मतलब जो प्रॉपरली न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से कम ही होता है। क्यों? जब शील्डिंग इफेक्ट आ जाती है तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ज़्यादा हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
क्या क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब देखो ना, यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे अगर +10 चार्ज है तो वो +10 चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मतलब जिस फोर्स के साथ न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, या न्यूक्लियस को जिस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए उस फोर्स के साथ वो कर ही नहीं पा रहा ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन के जो न्यूक्लियस की पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो डिक्रीज हो गई है। यही बात यहाँ लिखी है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इसी बात को फर्दर हम ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं और इन द पीरियड। सबसे पहले टॉप टू बॉटम डिस्कशन की हुई है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो तब क्या होता है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल या जो नंबर्स ऑफ शेल्स होते हैं ना, वो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इंक्रीज करते हैं। ये बात यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे कि चलो मैं इसको थोड़ा और आसान करता हूँ। अगर मैं ये रिमूव कर दूँ ना, क्योंकि ये था हाइड्रोजन, सेम इसी तरह से इसका न्यूक्लियस मैं रिमूव करके ना इसकी जगह जस्ट एटम लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। अब आपको ये बात पता है क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। अगर ये हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन एटम के पास एक ही शेल होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इनर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, यही पहला शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, यही आखिरी वाला है। लेकिन जब लिथियम की बात करते हैं ना, तो लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान अट्रैक्शन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, वो कम हो रही है। किसकी वजह से? एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी को हम क्या कह रहे हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो जो बेसिकली नंबर्स ऑफ शेल्स होते हैं ना, इनर शेल, वो इंक्रीज कर रहे हैं। किस केस में? जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो। यहाँ पे इनर शेल एक भी नहीं है, यहाँ पे एक इनर शेल है। इससे नीचे सोडियम आता है, सोडियम में 2 इनर शेल होंगे। सोडियम से नीचे पोटेशियम है, उसमें इनर शेल 3 होंगे। तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए नंबर्स ऑफ इनर शेल इंक्रीज करते हैं। यही बात लिखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज या इनर शेल इंक्रीज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब न्यूक्लियर इनर शेल्स इंक्रीज होते हैं तो उससे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। तो दूसरा यही पॉइंट लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस कब? जब इनर शेल इंक्रीज होते हैं। उससे क्या होता है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इजियर टू रिमूव। क्यों आसान हो जाता है? जब इसमें इनर शेल है ही नहीं, तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो है ही नहीं, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम करने में रोल प्ले ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इस आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन को कम करने वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की जो ग्रिप है, जितनी एक्सपीरियंस होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। इट्स मीन कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपैरेटिवली इस इलेक्ट्रॉन से ईजियर है। फिर इससे नीचे सोडियम आता है, सोडियम के आखिरी शेल को रिमूव करना और आसान है। यही बात लिखी हुई है कि आउटर इलेक्ट्रॉन आर ईजियर टू रिमूव। जब आपके पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाती है ना, तब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही आसान हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप रिलेशन लिख सकते हो कि जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाती है। तो इसका रिलेशन भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इन्वर्स रिलेशन। किसके साथ? आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। लेकिन ये बात हम ना सिर्फ ग्रुप्स के अंदर स्पेशली कर सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी। क्या रिलेशन है? इन्वर्स। कि जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ये बात यहाँ लिखी हुई है कि इनर शेल बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अक्रॉस द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना, तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादातर 9th क्लास में तो आपको ये पढ़ाया गया कि कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है। उसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ आप ये याद करोगे यहाँ पे कि शील्डिंग इफेक्ट तकरीबन सेम रहता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए। इस वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका आयनाइजेशन एनर्जी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये बात हम कब कर रहे हैं? जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो इन द पीरियड्स।
तो बेसिकली जो शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है इसको हम सिर्फ ग्रुप्स के अंदर अप्लाई करते हैं, पीरियड्स के अंदर हम अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तकरीबन कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कब? जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। तो जब शील्डिंग इफेक्ट तकरीबन कांस्टेंट है तो उस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में भी एज सच कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट का तो इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जब शील्डिंग इफेक्ट चेंज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होगी। जब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ही तकरीबन कांस्टेंट रह रहा है तो इट्स मीन कि आयनाइजेशन एनर्जी भी तकरीबन कांस्टेंट रह रही है। किसकी वजह से? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का फैक्टर बेशक आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। और जो लास्ट वाला फैक्टर है वो है स्पिन पेयर रिपल्जन, कि जब आपके पास एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं तो उनके दरमियान क्या होती है? रिपल्जन। तो यही बात लिखी है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब भी रिपल्जन होती है तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उनको रिमूव करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहते। जो भी चीज़ अनस्टेबल हो जाए या लेस स्टेबल हो जाए उनको कम एनर्जी दे के भी हम उनमें चेंज ला सकते हैं। तो यही बात लिखी है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, रिपल्जन रेजेस इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव मोर इजीली। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उनको हम रिमूव आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पिन पेयर रिपल्जन होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। आसान होने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो स्पिन रिपल्जन जितनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो इसका भी रिलेशन आप लिख सकते हो। क्या रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ? कि जितनी स्पिन रिपल्जन ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो इसका भी इन्वर्स रिलेशन है। तो 1 डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इन्वर्स रिलेशन। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर होगी है, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो ये चीज़ आसान भी हो जाएगी। क्या बोला? कि अगर आप खुद देखो ना, पहले वाला आयनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बाकी सारों का एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट या स्पिन पेयर रिपल्जन, तीनों का इन्वर्स रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। तो ये बातें भी यहाँ पे होगी हैं। इस चीज़ को एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन हैज़ स्लाइटली लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कम आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की होती है, और उसकी वजह बताई हुई है कि नाइट्रोजन हैज़ अ स्टेबल हाफ फिल्ड 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेक्चर नंबर 12 के अंदर ये बात हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, मैंने यहाँ दोबारा से भी लिख दी है। फिर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना, जहाँ पे ये एंड हो रहा होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कहाँ पे एंड हो रही होती है? 2p4। ये अभी यहाँ लिखी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं। कंटेन 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काजिंग रिपल्जन एंड मेकिंग रिमूवल इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजियर। अच्छा, इसको ना अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखूँ ना, ये जो आपके पास 2p3 है ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2px 2py 2pz। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2p, इस 2p की 3 ओरिएंटेशन मैंने लिख दी है। ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेसिकली ऐसे होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप खुद देख सकते हो कि नाइट्रोजन के जो 2p ऑर्बिटल है, इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे अनपेयर्ड हैं। जैसे ही आप ऑक्सीजन की तरफ आते हो ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ होती है, 2px 2py 2pz 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें से किसी के साथ आप पेयर्ड बनाओगे। तो अब आप खुद देखो, यहाँ नाइट्रोजन के केस में तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके दरमियान रिपल्जन, स्पिन पेयर रिपल्जन कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी? यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही आप ऑक्सीजन की तरफ आते हो तो ऑक्सीजन के पास नो डाउट के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ एक पेयर बन गया है। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वजह से क्या होगी? स्पिन पेयर रिपल्जन। इट्स मीन के ऑक्सीजन के केस में स्पिन रिपल्जन है, स्पिन पेयर रिपल्जन है, और नाइट्रोजन के केस में स्पिन रिपल्जन नहीं है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन के
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपैरेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। या यूं कह सकते हो कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये बात यहाँ लिखी हुई है कि ऑक्सीजन हैज़ स्लाइटली लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम, और कम होने की वजह क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसमें स्पिन पेयर रिपल्जन ज़्यादा है। अगर स्पिन पेयर रिपल्जन ज़्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इट्स मीन कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से ईजी है। तो ये मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। और ये मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो। अगर बेसिक कंसेप्ट 9th क्लास वाला है तो इस टॉपिक को याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं, इवन बुक के अंदर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में और थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ, अब बेशक स्क्रीनशॉट ले लो।